देवभूमि उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तराखंड आंदोलनकारियों की उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के बैनर तले हरपटपुर में नवरात्रों की पूजा के अवसर पर एक बैठक हुई, जिसमें राज्य को बनाने के उद्देश्य एवं राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों के निराकरण के लिए चर्चा की गई। बताते चले कि बैठक में वक्ताओं ने कहा कि एक लंबे संघर्ष के बाद और कई बलिदानों के बाद आखिर 9 नवंबर 2000 को देवभूमि उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिला, परंतु इस राज्य को बनाने के पीछे जो अवधारणा एवं उद्देश्य थे, जिनमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रही, वह मुद्दे 21 वर्ष बाद भी जस के तस है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, उसी अनुरूप अब सरकार भी छूटे हुए राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण कर 10% क्षैतिज आरक्षण को लागू करें और साथ ही देवभूमि उत्तराखंड राज्य में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून बनाने का काम करें। इस अवसर पर जगमोहन सिंह नेगी, रामलाल खंडूड़ी, नरेश बहुगुणा, राजीव बडोनी, अनिल कांडपाल, भारती रतूड़ी, बिमला नेगी, नीलम पुरोहित, शारदा बहुगुणा, उषा नोटियाल, मंजू राणा, राम दुलारी कुकरेती और वसुधा नेगी, राकेश अमोली आदि दर्जनों राज्य आंदोलनकारियों ने प्रतिभाग किया। आइए देखिए हरपटपुर से इलम सिंह चौहान की यह रिपोर्ट। जो उत्तराखंड है देवभूमि है और हम लोगों ने जो आंदोलन लड़ा था इस देवभूमि के पक्ष में लड़ा था, और जो हमारी मांगे हैं, हमारा जो 10% क्षैतिज आरक्षण है, सबसे पहले हमें वो आरक्षण चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। हमारा ये मांग है। दूसरा है हमारा भू कानून। भू कानून अगर यहाँ पे लागू नहीं होगा हिमाचल के तर्ज पर, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगी और हम लोग बगावत पे उतर जाएंगे। तीसरा है हमारा जितने भी चिन्हित रह चुके हैं, जो अभी तक चिन्हित नहीं हुए, वो उनका चिन्हीकरण होना चाहिए। और हमारी मांग है सरकार को, और सरकार चुन के भेजे हम लोगों ने, तो वो अब कान आँख अपने बिल्कुल खोल के रखे कि आंदोलनकारी उग्र हो चुका है। और जैसे उन्होंने उत्तराखंड राज्य लिया, वैसे ही वो आज फिर दोबारा से ये यहाँ से हमने ये नवरात्रों से हमने नए साल से हमने यहाँ से हमने एक शुरुआत कर दी है, और हम बिल्कुल झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और हम अपना जो हमारी मांग है उसे पूरी करके लेंगे। जी, महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी रही है उत्तराखंड राज्य को बनाने में, और आज भी यहाँ कहीं दिख रहा है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं आज भी जस के तस है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। अब जब मेरी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं कुड़ करके आती हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, कई हमारे साथ में थे, वो बेचारी स्वर्ग भी सुधार गई हैं, तब भी अभी तक हमारी महिलाएं ये बोल रही हैं कि हमें चिन्हित करना नहीं है। दुर्भाग्य है ये बहुत बड़ा। कितने साल हो चुके हैं, ये शायद 5वां हमारा विधानसभा का चुनाव, 22 साल, हाँ 22 साल हो चुके हैं। और 22 साल में जब पूरे आंदोलनकारियों की अब तक चिन्हीकरण नहीं हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि ऐसे सरकारों को तो बिल्कुल ही डूब जाना चाहिए, बिल्कुल। और हम अपना जो भी होगा, जहाँ पर भी होगा, हम लेके रहेंगे। जैसे हमने अपना उत्तराखंड लेके लिया, वैसे ही अब अपनी जो हमारी मांग है वो भी हम लेके रहेंगे। हम लोगों ने इस राज्य बनाने के लिए 7 साल सड़कों पे संघर्ष किया। उन्होंने ना अपना घर देखा, ना अपने बच्चे देखे, तब जाकर के राज्य बना है। तो निश्चित रूप से अब होना क्या है, अब तो यही है जो हमारी डिमांड है। हमारा कहना ये है, पहाड़ों को में विकास करो ताकि पहाड़ के लोग पहाड़ में रहे, प्लेन का अपना अलग बनाओ, उनका अलग वो होना चाहिए। मतलब विकास जो है पहाड़ का प्लेन का एक जैसा तो नहीं हो सकता। पहाड़ों में आज भी जो है ना तो स्कूलें हैं, अरे भाई इंग्लिश मीडियम क्या वहाँ के बच्चों को नहीं चाहिए? अच्छे अस्पताल अगर वहाँ होते तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि 30 से 34 कि महिला जो है रास्ते में गर्भवती महिला जब वहाँ बच्चा भी रास्ते में दम तो इसके लिए हमने राज्य नहीं लिया। राज्य लेने का हमारा मकसद था कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता है, इसलिए हमने ये राज्य की लड़ाई शुरू करी थी 1994 में।
और 2000 में जाकर के हमको राज्य मिलता है। और उसके बाद में आज 20 साल के बाद में जो है बहुत डामाडोल है, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जी, राज्य में जो है 22 वर्ष हो गए बन के, तो अभी भी जो राज्य के आंदोलनकारी है अभी पूरी तरीके से चिन्हित नहीं हो पाए हैं। और तो हमारा कहना है कि अगर चिन्हित होना है तमाम आंदोलनकारियों को चिन्हित किया जाए जो राज्य आंदोलन में रही है, नहीं तो फिर जरूरत ही नहीं है, किसी का मत करो। क्षैतिज आरक्षण की भी बात की जा रही थी। की जा रही है, तो मैं यही कह रही हूँ ना कि आरक्षण अभी तो खैर घोषित नहीं हुआ है। अगर घोषित होता है तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, जिनके तो बच्चे हैं वो तो उनके बच्चे लग जाएंगे, और जो बेचारे 2 बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या है फिर तुम्हारे पास? उनके लिए भी तो इंतजाम होना चाहिए, उनके लिए भी तो कुछ सरकार को करना चाहिए। ये हमारी ये प्रचंड बहुमत की अभी सरकार जो है उत्तराखंड में चुनी गई है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे राज्य के आंदोलनकारी के रूप में? देखिए, ये तो निश्चित मानिए इस देश में आज जो भाजपा पुनः उत्तराखंड में आई है और अन्य जिलों में भी आई है, उसका कारण यही है कि उनको भाजपा की जो जीतिया है कहीं न कहीं नवरात्रि का पर्व है, तो मैं आपके माध्यम से नवरात्रि के प्रदेश वासियों को समस्त आंदोलनकारियों को बधाई भी देता हूँ। साथ ही हमारे जो उत्तराखंड राज्य के जो शहीद है उनको नमन करता हूँ। आज हरकतपुर में हमारी जो राज्य आंदोलनकारी मातृशक्ति उर्मिला शर्मा मीटिंग बुलाई है, ये वही है मकसद जो राज्य का हमने निर्माण किस उद्देश्य से राज्य का निर्माण कराया, क्या अवधारणाएं थी, क्यों हम लोग सड़कों पर रहे, क्यों हमारे लोग शहीद हुए, क्यों हमारे मेहमान, उसके बाद राज्य बना 21 साल हो गए, हमें क्या मिला इस राज्य को बना के, उन मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर बैठक हुई है। बहुत दिनों बाद हम लोग भी यहाँ देहरादून से हमारी केंद्रीय टीम, हमारे अध्यक्ष लोग आदरणीय मातृशक्ति सुशीला भवनी वगैरह के साथ हम आए हैं। जो मुद्दे हमारे हैं राज्य आंदोलनकारियों तो ही हैं, आरक्षण का है, हमारे और चिन्हीकरण के मुद्दे हैं, जो कई लोग चिन्हित हो गए हैं, कई लोग छूट गए हैं। जिलाधिकारी पिछली बार जब मैंने मुख्यमंत्री घेराव किया, आवास का घेराव किया था, तो पुष्कर धामी जी ने आदेश दिया था सभी जिलाधिकारियों को चिन्हीकरण किया जाए, लेकिन नौकरशाही का तो जो आपका अंदाजा आप देख ही रहे हैं आजकल कि एक डॉक्टर को इस्तीफा देना पड़ा, तो उन्होंने चिन्हीकरण की बैठकें जरूर बुलाई, लेकिन उन पर साइन नहीं करे जिलाधिकारी ने। तो जब साइन नहीं होंगे, जब तक नोडल अधिकारी जिलाधिकारी जब तक वो चिन्हित लोगों को साइन नहीं करेगा, वो चिन्हित नहीं माने जाते हैं। तो उसी संदर्भ में अभी सरकार बनते हम कई मंत्री विधायकों से भी मिले हैं, और ये जो 10% आरक्षण जो हमारा 2015 में 11 सत्र से विधेयक पास हुआ था हरीश रावत सरकार में, 7-8 साल हो गए, आज तक राजभवन से ना तो वापस आता है ना वो उसे साइन करते हैं। कई बार हम राजभवन घेराव, मुख्यमंत्री घेराव कर चुके, या तो साइन करके भेज दो। हमारे कई लोग PCS में नौकरियों में निकले हुए हैं, उनके अपॉइंटमेंट अटके हुए हैं, या तो उसे वापस कर दो, रिजेक्ट कर दो, तो सरकार दोबारा भेजे या नया विधेयक पास करे, या उस पर साइन कर दो। ना तो वो साइन करते हैं ना उसे वापस भेजते हैं, जबकि उसके साथ गए सारे विधेयक उन्होंने पास कर दिए या सरकार को वापस कर दिए। इस विधेयक में ऐसे किसने क्या इनको सलाह दे रखी है कि वो ना तो उसे साइन करते हैं ना वापस, एक तो उसका हमें विरोध है आज तक। और अब नई सरकार आई तो हम धामी जी से पुनः मिलेंगे, क्योंकि अंतिम कैबिनेट जो हुई थी चुनाव से पहले, उसमें कैबिनेट ने भी गवर्नर साहब से निवेदन किया था कि उस विधेयक को पास करके भेज दिया, लेकिन अभी कैबिनेट के भी नहीं डिसीजन हो पाया, तब तक आचार संहिता लग गई। तो अब हम फिर प्रयासरत हैं, इस पर हम फिर लगे हुए हैं, फिर मंत्री विधायकों से मिल रहे हैं, इस विधेयक को पास कर दिया जाए, अन्यथा दोबारा से इसे विधानसभा से पारित कराकर भेजा जाए ताकि इनको लाभ मिले। बाकी भू कानून एक बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश में चल रहा है। भू कानून की वजह से हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है, और लगातार चुनाव के रिजल्ट भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री तक चुनाव हार जा रहे हैं उन कानून। तो हमें एक हिमाचल की तर्ज पर एक सख्त भू कानून चाहिए। पूर्व में हमने सरकार ने 2004 में हमारे कहने पर आंदोलनकारी मंच के और हम लोगों के कहने पर 500 वर्ग मीटर का एक कानून बनाया, जिसे भुवनचंद खंडूरी जी की सरकार ने 250 मीटर तक सीमित कर दिया था, लेकिन इस सरकार ने, त्रिवेंद्र रावत सरकार ने 2018 में से समाप्त कर दिया। उसके लिए प्रदेश का सब युवा, सारी जनता, सब लोग आंदोलनरत हैं, हमने घेराव भी किया है। तो हमारी सरकार से मांग है कि समान नागरिक संहिता का तो आपने कमेटी बना दी, लेकिन जो कमेटी भू कानून पर बनी हुई है उसका रिजल्ट कब आएगा? सुभाष कुमार जी के नेतृत्व में हमने सुझाव भी दे दिए, 200 सुझाव उनको जा चुके, तो उसका डिसीजन तुरंत लाएं, क्योंकि जो देवस्थानम बोर्ड आपने ख़त्म किया, चुनाव में आपको हारने का डर था, वो तो आपने तुरंत ख़त्म कर दिया। तो भू कानून तो ज़्यादा खतरनाक है, उससे तो सिर्फ कुछ वर्ग विशेष को नुकसान होने का खतरा था और आपको चुनाव हारने का, लेकिन भू कानून से तो पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे प्रदेश की ज़मीन को खतरा हो रहा है, वो ज़्यादा जरूरी विषय है। तो उस भू कानून को तुरंत लाया, और नहीं जब तक एक कमेटी की रिपोर्ट आती, मेरा मानना है कि जो 250 मीटर वर्ग का कानून पुराना था उसको ही तत्काल लागू कर दिया जाए, उस संशोधनों को खत्म करते, और जब कमेटी आया तो उसके हिसाब से हिमाचल की तरफ जैसे हमारी मांग है
उस पर ये कानून बनाया। ये बहुत परम आवश्यक है, अन्यथा हमारे उत्तराखंड राज्य की अवधारणा नहीं बचेगी। 2025-26 में फिर परिसीमन होना है और पहाड़ की सीटें फिर कम होनी है। उससे सीट कम होने से कुछ नहीं, चलो विधायक हो, लेकिन उससे जो विकास का पैसा हमारे पहाड़ों में जाता है उस पर प्रभाव होता है। यहाँ तो 5 किलोमीटर में एक विधानसभा है, करोड़ों रुपए खर्चा भी कम होता है, लेकिन पहाड़ों में बहुत लंबा लंबा क्षेत्र होता है, 20-20 किलोमीटर की विधानसभा, तो वो 1 करोड़ 5 करोड़ में क्या करेगा विधायक? तो इसलिए वहाँ पर बजट ज़्यादा, वहाँ तो विधानसभा सीटें मेरे माने छोटी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा पैसा जाए, और छोटी होनी चाहिए विधानसभा ज़्यादा होनी चाहिए पहाड़ में, लेकिन ये उससे क्या होगा, घटेगा। तो इससे इस राज्य की अवधारणा तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, विकास और प्रभावित होगा। लोग वहाँ रहेंगे नहीं तो किसको रोजगार देगा, किसके लिए क्या? अब जानवरों का प्रकोप इतना हो गया आबादी न होने से, जल जंगल हमारे सब छीन लिए, इतने कानून बना दिए कि हमारे जंगलों में हमारा अधिकार ही नहीं है। तो वहाँ पर जानवर भी, बंदर भी, भालू भी, सुअर भी सब आके लोगों को तंग कर रहे हैं, उससे हमारी खेती प्रभावित हो रही है। इन सब चीज़ों की तरफ सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए राज्य आंदोलनकारी लोग यहाँ पर लगातार मीटिंगें करते हैं ताकि सरकार जागे, आंदोलनकारियों को क्या सपने थे इस राज्य के प्रति, क्या वो बनाना चाहते हैं इस राज्य को। ये सीटें अगर जनता ने नहीं जिताया तो कम से कम आप उनसे ले प्रेरणा लें और उनके सपनों को साकार करने की इन नीतियों पर काम करें, तो ही ये प्रदेश बन सकता है, तो ही शहीद आंदोलनकारियों का सपना साकार हो सकता है।